हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज आप जो सीरीज़ देख रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का। जो भी बच्चे एलएलबी या बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो डीडीयू हो, चाहे एलयू हो, चाहे एयू हो और भी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हो, उसमें आपको ये कुछ एमसीक्यू हैं जो देखने को मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के आपके सिलेबस हैं, सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसी के बेस पे एक एक करके हम सारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट्स वो हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज़ के साथ ले करके आते रहेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो मेनली फोकस होगा किस पे, किस सब्जेक्ट पे, वो होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, ठीक है। बाकी के और जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में वो भी कवर किए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आएंगे, ठीक है। इससे जो आपको आज 40 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इस 40 क्वेश्चन में से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चंस तो देखने को ज़रूर मिलेंगे, 10 तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से जो है वो देखते हुए चलना है और बार बार उसको रिवाइज करना है, कम से कम 2 से 3 बार इसको देखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वॉज गवर्न्ड बाई, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रारंभ होने से पहले भारत में चल संपत्ति, ठीक है, भारत में अचल संपत्तियों का हस्तांतरण किसके द्वारा शामिल होता था। एक हाँ, तो कह रहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रारंभ से होने से पहले भारत में अचल संपत्तियों का हस्तांतरण, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट है या एक्ट है वो किससे डील करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से मोस्टली जो है वो डील करता है, कैसे इसका ट्रांसफ़र होगा, कैसे इसको जो है वो गवर्न किया जाएगा। तो वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से अभी डील होता है, अभी हम लोग उस गवर्न होती है सारी चीज़ें। लेकिन पहले इस एक्ट के आने से पहले, मतलब 1882 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने से पहले किससे ये सारी चीज़ें जो ट्रांसफ़र था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये किसके तहत होता था, तो ये होता था प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी, मतलब अंग्रेजी कानून और समानता के सिद्धांत से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को पहले ट्रांसफ़र किया जाता था इस एक्ट के आने के पहले, ठीक। चलो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तीसरा जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि लॉ कमीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स वाज appointed in the England and draft bill prepared by the commission was introduced in legislative council। हिंदी में भी देख लेते हैं। संपत्ति मामलों के हस्तांतरण के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग नियुक्त किया गया था। कहाँ आयोग नियुक्त किया था? इंग्लैंड में। और आयोग द्वारा तैयार मसौदा विधान परिषद में पेश किया गया। तो कब जो है लॉ कमीशन ने जो बिल है वो पास किया पहली बार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है। तो सी 1877 में पहली बार जो है बिल इसका पास हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के और लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है ना। चलो अब जो है हमारा चौथा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि द बिल ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिफर्ड टू, संपत्ति के हस्तांतरण पर विधेयक को संदर्भित किया गया था। तो किसके रेफरेंस से आया था ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो किसके रेफरेंस से आया था? तो ये आया था थर्ड लॉ कमीशन के रेफरेंस से निकल करके आया था। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने करके ज़्यादातर मिलेंगे, खास करके बीए एलएलबी वाले बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन, और एलएलबी क्योंकि वो पहले कभी पढ़े नहीं होते हैं लॉ, तो उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको घुमा फिरा के नहीं देगा। लेकिन इसके पहले जो लीगल प्रिंसिपल वाली क्लास हुई थी, फैक्चुअल सिचुएशन, वो उसमें लीगल प्रिंसिपल दे देगा, उसको करते हुए आपको फैक्चुअल सिचुएशन के अनुसार अपना जजमेंट जो है वो देना है, ठीक है ना, अपना डिसीजन देना है। लेकिन अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखे जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे डिक्टो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली नहीं है।
पांचवा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137। अब यहाँ पे देखो, जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है डाउनलोड करके देखोगे, बेयर एक्ट, तो उसमें देखोगे कि 137 सेक्शन है जिसमें कुछ चीज़ें जो है एक्शनेबल क्लेम के बारे में ये बात करता है। एक्शनेबल क्लेम कि ऐसे कौन कौन से क्लेम्स है जिन पे आप एक्शन कर सकते हो या एक्शन ला सकते हो, ठीक। तो उसमें कौन एक्सक्लूडेड है, कौन एक्सक्लूडेड है वही पूछ रहा है। आप चाहे तो जा करके अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और उसमें देख लीजिए सेक्शन 137 जिसमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो 5 का सी हो जाएगा, यानी शेयर्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं किस में, तो सेक्शन 137 ऑफ टीपीए में। ओके, जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिसीव्ड इट असेंट ऑन, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम को अपनी सहमति प्राप्त हुई। आप जानती हो असेंट किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली इस संपत्ति अंतरण अधिनियम, हस्तांतरण अधिनियम या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया आपका 17 फरवरी 1882 को इसका क्या मिला, असेंट मिला प्रेसिडेंट के द्वारा इस एक्ट का। ओके, अब 7वां क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट अमेंडमेंट वॉज मेड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मतलब पहला जो संशोधन था इस एक्ट में वो कब हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पहला संशोधन कब हुआ, ठीक है ना। तो इसमें पहला संशोधन जो है वो कब किया गया, 1880 में, 1880 में इसका पहला संशोधन हुआ, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन फिलहाल आपको रटने के ही हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझना है, इसमें अपनी मेमोरी लेवल आपको बढ़ाना होगा और इसको याद करना होगा, क्योंकि याद ही कर पाएंगे तभी ऐसे क्वेश्चन जो है फैक्ट वाले आप कर पाएंगे, वरना और कोई चारा इसमें नहीं है, ठीक। चलो, 8वां क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कम इनटू इफेक्ट, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1882 में लागू हुआ। मैंने बताया कि इनेक्टमेंट डेट क्या होती है, इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है। इनेक्टमेंट डेट जब प्रेसिडेंट जो है वो अपना साइन सहमति कर देते हैं, साइन दे देते हैं, तो और जब पूरे इंडिया पे वो लागू होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डेट। तो यही इन्फोर्समेंट या कम इनटू फोर्स डेट पूछ रहा है, कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो 1 जुलाई 1882 में। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द टीपीए 1882, कब जो है टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है कितना, तो स्थानांतरण की तिथि से 18 वर्ष की अवधि, मतलब अ पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर का जो है वो टाइम लिमिट बताया गया है कि 18 साल डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद से क्या हो जानी चाहिए, आपकी संपत्ति आपको ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ठीक। तो ये भी फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, आप पूरा एक्ट क्योंकि नहीं पढ़े हैं, दैट्स वाई आपको फैक्चुअल चीज़ें ही अपने दिमाग में रखनी है। अब यहाँ पे 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सटेम्प्ट, छुटकारा दे सकती है, छोड़ सकती है, आइदर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज फॉर ऑल और एनी ऑफ सेक्शन। तो कौन सा जो है पार्ट वो छोड़ सकती है, तो वो है आपका 54 पैराग्राफ 2 and 3, 59, 107, 120, 123 ये सेक्शन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एनी स्टेट गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम एग्जेम्प्ट आइदर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो ये जो है सेक्शन 54 का पैराग्राफ 2 और 3 और सेक्शन 59, सेक्शन 107 और सेक्शन 123 इसको छोड़ सकती है। खैर ये आपको नहीं पूछेगा, ये कुछ ज़्यादा ही आगे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, इस पर आप ध्यान दे या चाहे ना दे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लो। विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बताया था मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। द थिंग्स अटैच टू द अर्थ, वो क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी लैंड, आपकी बिल्डिंग या थिंग्स अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, वो क्या है भाई? वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? इधर से उधर लेकर के जा नहीं सकते। स्थावर है, इसको हिंदी में स्थावर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि विद इन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है? तो ये जो है सी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आता है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, ये आप लोग लगा लीजिएगा। सीधे सीधे पूछेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है? स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं आता है और ग्रास नहीं आती है। ठीक, चलो अब आपका जो है 12 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार क्या चीज कह रहा है? के अनुसार लिखित अर्थ और गैर वसीयतनामा लिखित, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मींस, इसमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। चलो, इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट मीन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो आप लगाओगे कि इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। चलो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है 13वां, वो 13 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द टर्म अटेस्टेड मींस, एक होता है ना कि सेल्फ अटेस्ट करो, आप कहीं फॉर्म भरते होंगे तो आपसे बोला जाता होगा कि आप सेल्फ अटेस्ट करो। तो अटेस्टेड मीन क्या होता है या प्रमाणित का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रमाणित का मतलब क्या होता है? तो अटेस्टेड बाय 2 विटनेस ओनली, केवल 2 गवाहों द्वारा प्रमाणित ही अटेस्टेड कहलाता है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये भी याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, अब 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रजिस्टर्ड पर्टेन्स टू, रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत से संबंधित है। तो क्या पंजीकृत से संबंधित है? तो भाई संपत्ति का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ रजिस्टर्ड का मतलब क्या है भाई? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बात नहीं होगी, रजिस्टर्ड पार्टी की नहीं बात होगी, या जो भी रजिस्टर्ड की बात होगी वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात होगी, ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें आप लोग लगाइएगा, ठीक। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अटैच टू द अर्थ मींस, मैंने बोला कि इमूवेबल मतलब क्या होता है कि लैंड है, बिल्डिंग है, थिंग्स अटैच टू द अर्थ को ही हम क्या बोलते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्री एंड श्रब। तो ये जो रूट किया गया है मतलब जड़ है, जड़ों में, पेड़ में, पृथ्वी में ही कोई चीज निहित है। जैसे पेड़ होता है वो क्या होता है? पृथ्वी में ही निहित रहता है, तो वो क्या है? थिंग्स अटैच टू द अर्थ है। दूसरा कह रहा है कि इम्बेडेड, गाड़ा हुआ है, ठीक है ना, गाड़ा हुआ है। देखो, द्वितीय दीवारों और इमारतों की तरह, अब जैसे आप घर बनाते हो तो उसमें जो नींव होती है वो गड़ी हुई होती है ना, तो वो जो नींव है यानी घर वाला भी जो चीज हो गया जो गड़ी हुई है उसमें धरती में, वो भी क्या है? मतलब थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ और थिंग्स अटैच टू द अर्थ इज ऑल क्या है? वो सारी चीज अटैच टू द अर्थ है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है वो सही होगा। अगर कोई पूछेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अटैच्ड का मतलब क्या है, तो थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ और थिंग्स अर्थेड या अटैच टू द अर्थ, वो क्या हो जाता है? ये सारी चीजें जो है आपकी अटैच में आती है, ठीक, अटैच टू द अर्थ में। चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको तो एकदम मत छोड़ना। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द चैप्टर्स एंड सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच रिलेट टू द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी द पार्ट ऑफ,
कह रहा है कि कौन सा ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेट करता है, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेट करता है, या फिर जनरल कॉज एक्ट से रिलेट करता है, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये जो है रिलेट करता है। तो इसमें लगाइएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये रिलेट करता है। ठीक, चलो अब 17 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो 18 देखो आप। 18 कह रहा है कि चैप्टर 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अध्याय 2 को किसी भी नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस चीज को, इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इनको प्रभावित नहीं करेगी। तो किनको प्रभावित नहीं करेगी वही हमको बताना है। तो इसमें मोहम्मडन लॉ को मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो भी कह रही हो, लेकिन मोहम्मडन लॉ में जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो उनके अनुसार होगा, उनके मोहम्मडन लॉ के अनुसार होगा। ठीक है ना, उस पर मोहम्मडन लॉ पे कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं डालने वाली है। बाकी क्रिश्चियन पार्सीज पे डालेगी, लेकिन मोहम्मडन लॉ पे कोई इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अब 19 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ टीपीएन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, लिविंग पर्सन का मतलब क्या होता है? लिविंग पर्सन में कौन कौन लोग जो है इंक्लूड होते हैं? तो कंपनी और एसोसिएशन और एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कोई कंपनी हो वो भी लिविंग पर्सन है, कोई एसोसिएशन है लोगों का वो भी एक पर्सन है, और या फिर व्यक्तियों का निगम है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर कोई इंडिविजुअल अकेले ही है, वो सब क्या है? लिविंग पर्सन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल उसको वो लिविंग पर्सन में जो है इंक्लूड होते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख लो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी संपत्ति में उत्तराधिकारी की संभावना, किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर विरासत से दूर रहने की संभावना, या किसी अन्य मात्र संभावना के तहत प्रकृति की तरह। अब क्या कह रहा है भाई, देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 of the transfer of property act, the chance of heir apparent succeeding to an estate, the chance of relation upstanding the legacy of the death of kinsman or any other mere possibility is like possibility of like nature। क्या कह रहा है भाई, ये कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मान लो कि आपका कोई भाई है, उस भाई की शादी हो गई है और भाई के अभी बच्चे नहीं हुए हैं। आपके फादर कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना वो आप क्या कीजिए, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों के नाम जाएगी, मतलब तुम्हारे आगे जितने भी बच्चे होते जाएंगे ये प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो क्या ये ट्रांसफ़र वैलिड है? नहीं, ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं है। वही कह रहा है कि परपेचुइटी में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो वैलिड नहीं होती हैं, तो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ऐसा आप नहीं है कि मेयर चांस टू हेयर अपेरेंट हो जाए आपका। मान लो कि मेरे फादर की प्रॉपर्टी है और मेरा उसमें चांस है कि मैं उसमें हिस्सेदार बनूंगी, लेकिन मेरे फादर अभी कुछ नहीं बोलते हैं, ना वो प्रॉपर्टी मेरे नाम किए हैं और अभी तक वो सही हैं। तो क्या केवल इस चांस के कि मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है मैं उसको बेच करके आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मेरा चांस टू सक्सीड आपको ट्रांसफ़र का राइट नहीं देता है, ठीक है। या फिर चीज़ें परपेचुअली लगातार जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है। बेटे के बेटे या बेटे के आने वाले जो भी वो है क्या बोलते हैं वंशज है, उनको ऐसे लगातार ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। चलो अब जो 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन, वही सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ वही सेम क्वेश्चन है लेकिन ट्रू और फॉल्स में है। क्या कह रहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत किसी शर्त के उल्लंघन के लिए पुनः प्रवेश का अधिकार प्रभावित संपत्ति के मालिक को छोड़ करके किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट इज ट्रू,
ये क्या कह रहा है, जरा इंग्लिश मीडियम वाले भी समझे बच्चे, कि जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है अ मेयर राइट टू री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ अ कंडीशन सब्सिक्वेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी वन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड टू और अफेक्टेड देयर बाई। अब यहाँ पे देखो बहुत लोगों में क्या होता है, बहुत लोग के घर के मतलब मेरे पास घर है और उस घर में रहने का अधिकार है, ऐसे समझ लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र कर दूं या किसी को बेच दूं, ठीक है ना। मेरा रहने का अधिकार है या मेरा पोजीशन है मेरे घर पे, लेकिन मैं उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो यही बात कह रहा है कि क्या आपके पास अगर उस किसी चीज़ का पोजीशन है या किसी भी चीज़ में री एंट्री करने का आपके पास राइट है, तो क्या आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो या नहीं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि नहीं कर सकते ओनर को छोड़ करके। अगर ओनर हो तो आप कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो करना चाहो, उसके अलावे नहीं। तो हाँ, ये बिल्कुल कथन जो है वो सत्य है, ठीक। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल फैक्चुअल से ही काम चलाना पड़ेगा। 22 क्या कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट क्या होता है भाई, सुख भोग। कह रहा है कि सुख भोग आप केवल नहीं ट्रांसफर कर सकते। मान लो कि आप अपना किसी को घर बेच रहे हो, आपके फादर अपना घर बेच रहे हैं किसी को, और उस घर के आगे ना एक छोटा सा पॉन्ड है या तालाब टाइप का है जो उसी से लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे पक्षी वगैरह आते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन अब ये बताओ कि क्या वो सिर्फ अपना ईजमेंट बेच सकते हैं? क्या आपके फादर अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे पूरी तब उसके साथ वो मिल जाएगा, वो जो इंजॉय कर रहे थे ईजमेंट यानी सुख भोग रहे थे, या फिर अलग से वो उतने ही पॉन्ड बेच देंगे और कह देंगे कि भाई मैंने ट्रांसफ़र कर दिया? तो ऐसा नहीं हो सकता। मेयर जो आपका सुख भोग या फिर ईजमेंट का राइट है, सिर्फ आप अकेले उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि आपको अगर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो सुख भोग या वो ईजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। केवल सुख भोग या केवल ईजमेंट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कथन जो है वो सही है कि गलत है? तो कथन सही है, ठीक है ना, नहीं ट्रांसफर कर सकते केवल ईजमेंट। चलो अब यहाँ क्या कह रहा है, सेक्शन 23 अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द टीपीए। अब सेक्शन 6 ऑफ टीपीए में क्या बात कही गई है भाई, तो देख लेते हैं क्या बात कही गई है कि अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। फ्यूचर मेंटेनेंस जो है, भविष्य में रख रखाव का अधिकार ना ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब कैन बी ट्रांसफर, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नो प्रोविजन सबमिट किया गया है, प्रोविजन नन ऑफ द होगा नहीं। तो यही कह रहा है कि फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट ना कहीं से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैं ये जो अभी मेंटेनेंस दे रहा हूँ, ये आगे आने वाली मेरी जो पीढ़ी है वो भी मेंटेनेंस देती रहेगी या पाती रहेगी। तो ये आप याद रखना कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चलो ये याद रख लो, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर, तो ये याद कर लेना फैक्चुअल। चाहो आप लोग तो वन लाइनर मेरे इस एमसीक्यू के साथ साथ वन लाइनर भी बनाते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कह रहा है, हिंदी में दे लेते हैं कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत क्या किया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है, क्या किया जा सकता है, उसी में से आपको करना है, ठीक है। तो अ मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर आपको किसी चीज़ पे केस करने का अधिकार है, जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी लूँ, अपने घर का लूँ, ठीक है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी पे रह रही हूँ और उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई कब्जा करता है, मेरे फादर यहाँ नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है, विदेश में रहते हैं, तो वो जो है उनके प्रॉपर्टी पे मैं रह रही हूँ, मेरे जो भी अपने लोग हैं वो सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे कोई क्या करता है, अत्याचार करता है, कोई कब्जा करने की कोशिश करता है या कोई तो उस प्रॉपर्टी के साथ गलत करता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आवाज़ उठाऊंगी ना, मैं उसके खिलाफ केस ला सकूँगी, बिल्कुल ला सकूँगी। तो क्या सिर्फ केस लाने का अधिकार ही आपको ये भी अधिकार देता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो?
मैं अपने फादर की प्रॉपर्टी जहां मेरा पोजेशन है उसको बचाने के लिए मैं केस तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं उसको ट्रांसफर, क्या मैं उसको बेच सकती हूँ? तो नहीं। आपका राइट टू सू अगर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राइट टू ट्रांसफर भी है। तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अगर राइट टू सू है, केस करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, क्या 1882 के तहत क्या कह रहा है भाई? तो बी, द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर। तो प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती? तो किसी सार्वजनिक अधिकारी जो भी पब्लिक ऑफिसर है उसकी जो सैलरी है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे देखो, कैन बी ट्रांसफर्ड, नहीं की जा सकती। नो प्रोविजन, गलत, ये भी गलत। तो आप सीधे याद रखेंगे कि जो भी पब्लिक ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी कभी भी ट्रांसफर्ड नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सैलरी नहीं लूँगा, मैं मेरे बहन को मेरी सैलरी ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं है। पब्लिक ऑफिसर है तो आपकी सैलरी आप ही के खाते अकाउंट में जाएगी। ठीक है, किसी और को ट्रांसफ़र वो नहीं होगी, आप ट्रांसफ़र करवा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? अ पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी, कैन बी ट्रांसफर, गलत है। पब्लिक ऑफिस तो ट्रांसफर हो नहीं सकता। सच प्रोविजन नहीं, एब्सेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, यही क्वेश्चन हो जाएगा आंसर कि पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर। जो भी सार्वजनिक कार्यालय है ना वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी ये वाला जो है आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके हमको वन लाइनर मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द टीपीए नो ट्रांसफर कैन बी मेड फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को, किस ऑब्जेक्ट से, किस उद्देश्य से कि वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, और उसका जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, वो भी गैर कानूनी है, तो क्या ये कैन बी मेड फॉर अ क्या नो ट्रांसफर, तो क्या किया जा सकता है इस ट्रांसफर को या नहीं किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, कथन एकदम सही है। बिल्कुल, जिस भी ट्रांसफर का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या फिर उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द टीपीए 1882 द कॉम्पिटेंट पर्सन टू ट्रांसफर मीन्स, ऐसा कौन सा पर्सन है अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ऐसा कौन सा पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखो पहला कह रहा है एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल बात है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा भैया? जो मेजर है, जो साउंड माइंड है और जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया है, तो वो कर सकता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी कर सकता है। दूसरा, एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और ऐसा व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सके। तो डिस्पोज कौन करेगा भैया? ओनर। ओनर जो होगा वो डिस्पोज करे, चाहे अपनी प्रॉपर्टी में आग लगाए, जो मन वो करे वो। ठीक है ना, तो ओनर के पास अपना खुद का जो है वो राइट है। तो जो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है इसका मतलब कि वो ओनर है, तो ओनर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, और हर वो कॉम्पिटेंट पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट है वो भी ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे जो दोनों हमारा आंसर है यानी कि बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक, चलो अब यहाँ हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टर्म ट्रांसफर अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर का मतलब क्या है? ठीक है ना, ट्रांसफर का क्या मतलब है इसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसफर जो है वो कैसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई?
होली ट्रांसफर या पार्टली ट्रांसफर, मतलब पार्टली या होल ट्रांसफर। अब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर भी हो सकता है, कंटिंजेंट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी, ये नहीं हो सकता, सी नहीं होगा, कंटिंजेंट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ए और बी यानी कि पार्टली और होल ट्रांसफर और अब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर होगा, कंटिंजेंट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, चलो हिंदी वाला भी यही चीज है बेटा, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ देखो यहाँ क्या कह रहा है कि अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द टीपी 1882 द लीगल इंसिडेंट ऑल्सो इंक्लूड्स। तो कानूनी घटनाओं में ये भी शामिल है। क्या शामिल है? धारा 8 में क्या कानूनी घटनाएं शामिल है, जरा देख लें हम लोग। तो यहाँ कह रहा है कि मशीनरी अटैच टू द अर्थ द मूवेबल पार्ट देयर ऑफ, ओनली मशीनरी अटैच टू द अर्थ, ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द मशीनरी ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि धरती से जुड़ी मशीनरी और उसके चलने योग्य हिस्से, ये भी क्या है? शामिल है। किसमें शामिल है? थिंग्स अटैच टू द अर्थ, धरती से जुड़ी मशीनरी और उसके चलने योग्य हिस्से। ये कह रहा है कि कौन से जो पार्ट हैं या कौन कौन से जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सेक्शन 8 में लीगल इंसिडेंट यानी कानूनी घटनाएं या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। तो कोई भी चीज़ है, मान लो मशीनरी ही है, अटैच टू द अर्थ है और उसके जो मूवेबल पार्ट हैं, चलने वाले पार्ट हैं, वो सारे चीज़ जो हैं, जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ हैं और उसको इम्बेड किया गया है, धरती में अटैच कराया गया है, इसका मतलब वो क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? तो ये आंसर सही होगा। धरती से जुड़ी हुई मशीनरी और उसके चलने योग्य हिस्से, ये भी किस में आएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आएंगे। ठीक, चलो अब आ गया आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि व्हेन कैन अ प्रपोजल रिवोक। आप जानते हो कि एक होता है ऑफरर, जिसको हम लोग प्रपोजर भी बोलते हैं, प्रॉमिसर भी बोलते हैं, प्रॉमिसर, ठीक है, और एक होता है प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। तो जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर या ऑफरी। तो कह रहा है कि जब एक प्रपोजल मिल चुका है प्रॉमिसर के द्वारा किसी को, तो कब वो रिवोक कर सकता है, कब वो अपने जो ऑफर दिया है उससे कब पीछे हट सकता है? तो एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन of its acceptance complete as against the proposer but not afterward। जो प्रपोजल है, मतलब प्रपोजल एक होता है, देखो यहाँ पे एक होता है प्रॉमिसी, एक होता है प्रॉमिसर, प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी मिसी। ठीक है ना? ये जो ऑफर भेजता है, ये जो ऑफर जो है ये भेजता है किसके पास? प्रॉमिसी के पास। एक्सेप्ट करे या तो फिर ये रिजेक्ट करे। तो कह रहा है कि कब जो है रिवोक किया जा सकता है। मान लो ये इसके पास प्रपोजल भेजा है, प्रॉमिसर ने इसके पास कोई प्रपोजल या ऑफर भेजा है, तो प्रॉमिसी कब उसको रिवोक कर सकता है, कब उसको जो है खत्म कर सकता है, कब उसका खंडन या रद्द कर सकता है? तो इसका एक्सेप्टेंस जो है, इसका एक्सेप्टेंस इसके तक पहुंचने से पहले, इसका एक्सेप्टेंस यानी प्रॉमिसी का एक्सेप्टेंस प्रॉमिसर तक पहुंचने से पहले कभी भी ये प्रॉमिसी अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है? खत्म करवा सकता है। ठीक है? तो यही कह रहा है कि एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन, मतलब कि बात पहुंचने से पहले ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, कि प्रॉमिसी ने जो है अपना एक्सेप्टेंस दिया है, ये बात पहुंचने से पहले प्रपोजर तक वो कभी भी अपना क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। ठीक, ये आपका हो गया 31। ओके, अब ये देखो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, या तो मेरे कोर्स के थ्रू पढ़ा है या फिर कहीं से पढ़ा है, तो उसको एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, ये सारी चीज़ें पता होंगी अच्छे से। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको कोई आइडिया नहीं है लीगल बैकग्राउंड का, तो आप हमारे जो कोर्सेस हैं जो अभी रन कर रहे हैं वो इनरोल आप कर सकते हो, जिसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर कराए गए हैं, जिसको आप पढ़ करके एटलीस्ट लीगल डोमेन है, वैसे सारी चीज़ें कवर कराई जाती हैं उस कोर्स में, लेकिन लीगल डोमेन का आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी नहीं है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी नहीं है? कह रहा है कि इट शुड बी ओनली इन राइटिंग। क्या सिर्फ ये राइटिंग में होना चाहिए? दूसरा कह रहा है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज,
of competent to contract, lawful consideration and it should not be declared void, और इसको शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए एक्सप्रेसली। तो यहाँ पे देखो फ्री कंसेंट और कंपिटेंट ऑफ पार्टी तो होनी ही चाहिए, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए और ऐसी चीज के लिए नई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसको शून्य जो है वो घोषित किया गया है, शून्य करार दिया गया है एक्सप्रेसली तरीके से। लेकिन जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है, इट शुड बी ओनली इन राइटिंग, मतलब ये सिर्फ राइटिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, रिटन और ओरल दोनों होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट और फ्रॉड, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रॉड नहीं है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रॉड नहीं है, एक एक करके हम इसको देखेंगे। कह रहा है कि वेयर अ पर्सन स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशन विथ अ मैन ऑफ अदर एंड इंड्यूसेस द अदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज डायरेक्शन, द एक्ट कंसीलमेंट, अब यहाँ छुपा ही रहा है, कोई बात छुपाना तो फ्रॉड है ही। अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन, गलत है, एक प्रॉमिस कर रहे हो आप बिना इंटेंशन के, तो ये जो है ये तो फ्रॉड ही है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये कंसीलमेंट छुपा रहे हो, ये भी फ्रॉड है। अगर आपका इंटेंशन नहीं है काम करने का, उसके बावजूद आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये भी फ्रॉड है। द सजेशन ऑफ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, अब ऐसे सजेशन आप दे रहे हो जो क्या नहीं है, सही नहीं है, तो वो भी क्या है भैया, फ्रॉड ही है। पहला ही हमको लग रहा है सही। क्या कह रहा है कि जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रत्ययी संबंध में खड़ा है होता है और दूसरे व्यक्ति को अपने निर्देशों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जहां पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है ना, और एक व्यक्ति जो दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन में है, फिड्यूशरी रिलेशन में है, वो अगर उसको काम करने के लिए कह रहा है तो वो चीज़ें क्या हैं, फ्रॉड में नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा सही और तीनों जो है वो क्या होगा, नीचे का गलत। अब यहाँ 34 क्या है बच्चों, कह रहा है 34 कि वेयर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है पार्टीज के बीच में, लेकिन क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, जो कि इसेंशियल है एक एग्रीमेंट को करने के लिए, लेकिन फैक्ट का ही, तथ्यों का ही मिस्टेक हो गया है। तो इस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट क्या होगा, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस एग्रीमेंट पे, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है भैया वॉइड होगा। क्या होगा, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया दोनों पार्टीज के द्वारा, तो ये क्या हो गया भैया, वॉइड हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, सीधे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड, कौन सा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, ठीक। तो इसमें वॉइड एग्रीमेंट पूछ रहा है कि कौन सा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, तो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ही इसका आंसर है। मैं बता देती हूँ कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, आप चाहिए तो लिख लीजिए, ठीक है ना। एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता है, वॉइड होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। किसी को ट्रेड करने से रोकना, ये भी क्या होता है, तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। किसी को केस लाने से रोकना, सूट लाने से रोकना, ये भी क्या होता है, ये भी आपका वॉइड जो है वो एग्रीमेंट होता है। तो तीन तरह के एग्रीमेंट आपके होते हैं जो वॉइड, मैंने बता दिया कि किसी को आप शादी करने से रोक रहे हैं, किसी से आपको व्यापार करने के लिए या उसका काम करने के लिए आप रोक रहे हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, या फिर किसी को कानून में ना जाने के पास या कोर्ट पे ना जाने के पास केस ना लाने के लिए आप उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये भी क्या है, वॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ आप नोट कर लेना। हाँ, अब क्या कह रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग आकस्मिक अनुबंध भी कहते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो सर्टेन नहीं है, आप कुछ ऐसा कह रहे हो जो 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 हो ना हो, कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर तो अगर आज जो है वो बारिश हो जाएगी, बहुत तूफान आ जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ ये एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं तुम्हें जो है 10,000 रुपये या 5,000 रुपये दूंगा। ऐसा कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी सर्टिनिटी आपको नहीं पता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो चीज़ क्या है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, पता नहीं हो ना हो,
ये अनसर्टेन है, आकस्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसे चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अब वो देख लो। और कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब कोई भी काम या तो कर भी सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। इफ सब इवेंट कोलेटरल ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अगर कह रहा है कि कोई भी चीज़ अगर हुआ, मैंने बोला ना कि आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या एग्रीमेंट करते हो कि ये अगर आज हो जाएगा तो मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा, या ये मैं तुम्हारे साथ जो भी करना है जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट वो कर लूँगा। लेकिन वो चीज़ होने पे डिपेंड करती है, हैपन और नॉट हैपन पे डिपेंड करती है। जैसे आप कहते हैं कि आज बहुत तेज आंधी आ गई ना, या फिर आज ओले गिर गए, तो फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ कर लूँगा। तो ये क्या है भैया, गिरे ना गिरे ये तो प्रकृति पे है ना, तो ये अनसर्टेन है। हैपन डज नॉट हैपन पे जो कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट निर्भर करता है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें आती हैं। अब 37 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी। मतलब आप, एक होता है ना कि मिस रिप्रेजेंट कर करके, मान लो कि आपको किसी के साथ कांटेक्ट करना है, आपको दिखाना था कुछ और अलग चीज़, लेकिन आपने कोई अलग ही चीज़ दिखा करके उससे कांटेक्ट कर लिया, तो आपने क्या किया, उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन उसको दिया। जो चीज़ प्रेजेंट करना था उसके जगह पे आप कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यानी मिस प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो। तो अब ये क्या कह रहा है भाई, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन, तो एनी एक्ट फिटेड और डिसीव टू एनी अदर पार्टी विलफुली, मतलब जानबूझ करके दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए किया गया कोई भी कार्य जानबूझ करके किए हैं आप, और उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को डिसीव करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जब 2 या 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं वो जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, साथ में आके करते हैं प्रॉमिस, देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑल सच पर्सन मस्ट बी फुलफिल द प्रॉमिसेस। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वादा किया हो, तो जब तक कि अनुबंध से कोई विपरीत इरादा प्रकट ना हो, ऐसे सभी व्यक्तियों का वादा पूरा करना होगा। मान लो कि किसी ने, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो भैया ये सारी चीज़ें हम फुलफिल करेंगे और अपना ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म करते रहेंगे, तो वो तीनों व्यक्तियों का ये कर्तव्य बनता है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कही हुई बातें के अनुसार सारा चीज़ चल रहा है, तब तक वो अपना ऑब्लिगेशन भी वैसे ही फुलफिल करते रहे। ठीक है ना, चलो, तो डी ज्वाइंटली एंड सेवरली, तो चाहे एक साथ आकर के वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या अलग अलग तीनों व्यक्ति अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक्स बोझ 10,000 रुपये, एक्स ने 10,000 रुपये लिए टू वाई से अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एग्रीड बिटवीन जेड एक्स वाई जेड दैट वाई शैल henceforth accept Z as his debtor instead of X for the same amount. Old debt of X is discharged and new debt from Z to Y is contracted. This is the, अब यहाँ देखो कह रहा है कि एक अनुबंध के तहत X पर Y का 10,000 बकाया था, मतलब X जो था वो किससे उधार लिया था, Y से उधार लिया था 10,000 रुपया। X, Y और Z के बीच ये सहमति बनती है, मतलब एक पर्सन और आ जाता है Z नाम पे, इन तीनों में सहमति बन जाती है कि Y अब उसी राशि के लिए X के बजाय Z को अपना देनदार के रूप में स्वीकार करे। मतलब अब X नहीं पैसा देगा, अब Y किससे पैसा ले सकेगा, यही अमाउंट Z से, ठीक है ना, Z से। तो वही कह रहा है कि अब उसी राशि के लिए X के बजाय, मतलब ये X से अपना 10,000 रुपये नहीं लेगा, Z को अपना देनदार के रूप में स्वीकार करेगा। X का पुराना ऋण चुकाया जाता है और Z से Y तक एक नया ऋण अनुबंधित किया जाता है। तो ये इन दोनों के बीच का जो चुकाने का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो जाएगा और Y और Z के बीच में न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऐसी चीज़ें अगर होती है तो ये क्या कहलाता है, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पुराना संविदा था वो खत्म हो गया, उस संविदा में नवीनीकरण आ गया, यानी नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, पार्टीज ही चेंज हो गई। अब कह रहा है कि विच
When is the communication or proposal is complete? जैसे मैंने बोला ना कि एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, या ये एक प्रॉमिसर होता है, एक प्रॉमिसी होता है। तो प्रॉमिसर ही क्या करता है, ऑफर को भेजता है। तो वो जो कम्युनिकेशन है उसका, मान लो कि कोई प्रॉमिसर ने अपना प्रपोजल भेजा, उसका कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, वो उसकी बात कब पूरी समझी जाएगी। तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन whom इट इज टू मेट, जिसके लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए वो ऑफर बनाया गया है, जब उसके नॉलेज में वो चीज़ चली जाएगी, वो ऑफर चला जाएगा, तब उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट समझा जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी का एग्जांपल ले लो। ए यहाँ क्या है, प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर है, और ये बी के पास, बी जो है इसमें प्रॉमिसी है, इसके पास ये क्या भेज रहा है, प्रपोजल भेज रहा है, प्रपोजल भेज रहा है। तो कब ये प्रपोजल का कम्युनिकेशन, ये प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब समझा जाएगा पूरा, जब ये बात बी के संज्ञान में आ जाएगी, जब ये बात बी को पता चल जाएगी पूरी तरीके से, तब इस कम्युनिकेशन को, मतलब ए का प्रपोजल बी के लिए पूरा समझा जाएगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट समझा जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप ये जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टीपीए के और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो आपको समझ में आए होंगे। इसके 40 क्वेश्चन थे आपके, 40 में से कम 30 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आप देखिए और एक काम कीजिए कि वन लाइनर बना लीजिए इसका। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के सामने डैश करके आंसर आप लिख दीजिए। इससे आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप अच्छे से देख करके उसको 1 से 2 बार में करते जाइए, जिससे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ भी तैयार होगा। ठीक है। इसी तरह और भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो ऐसे लगातार सीरीज़ हम आपके लिए लेते आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो बीए एलएलबी चाहे एलएलबी, तो हमारे साथ जुड़ करके हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके वहाँ से जितनी भी डिटेल्स हैं, आप जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सारी अपनी आप डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।